हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में, जो कि क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट है। अगर आप लोग मेरे साथ पुराने बने हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हमने पिछले सेशन में कवर किया था डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स यानी अजम्पशंस के बारे में। ये टॉपिक उसकी लिमिटेशंस के बारे में कवर करता है। जैसा कि हमेशा होता है कि अगर कोई चीज़ डेवलप होती है या कुछ बनती है तो उसके ऊपर नई नई चेंजेस भी आते हैं। तो ऐसा ही इस केस में हुआ कि डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी बनाई, उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट गए और उन्होंने रिसर्च किया। तो पाया गया कि डेल्टन की थ्योरी ओवरऑल तो अच्छी थी, पर उसके अंदर कुछ कमियां थी जिसको कि हम ड्रॉबैक्स बोलते हैं। तो ये टॉपिक उसको डिस्कस करने के बारे में है। ओके, सो विदाउट फर्दर टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर इग्नोर्ड। तो मिस्टर डेल्टन क्या कहते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, मिस्टर डेल्टन ये बोलते थे। पर जब बाकी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि नहीं भैया, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम के तो फर्दर बाइफर्केशंस भी हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे जब बोला गया कि एटम के फर्दर सब पार्टिकल्स हैं, तो वो सब पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये उसके फर्दर सब पार्टिकल्स पाए गए। तो इसलिए वो जो थ्योरी थी कि वो एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, ये उस पॉइंट से बोलते हैं कि ये उसको लिमिटेशंस में आता है। इसलिए अगला था कि आइसोटॉप्स इग्नोर्ड। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनके बारे में क्या होते हैं और उनका कोई एग्जांपल, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन थर्ड इज आइसोबार्स इग्नोर्ड। सो थर्ड पॉइंट ऑल्सो आइसोबार्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं, और क्योंकि ये भी उनके थ्योरी के अंदर इनके रिलेशन में कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया था, और इसके बारे में हम अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे। और जैसा कि हम आइसोबार्स और आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो हम उनको दोनों को साइड बाय साइड रख के भी देखेंगे, और जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या उनके सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, अगला उसका पॉइंट था कि एलिमेंट कॉम्बिनेशन नॉट ऑलवेज इन द होल नंबर रेशो। तो मिस्टर डेल्टन बोलते थे भैया कि जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है हमेशा होल नंबर में ही होता है। पर जो बाद में साइंटिस्ट आया उन्होंने देखा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसको भी हम टॉपिक को देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलोट्रॉप्स जो होते हैं, वो भी एलोट्रॉप्स भी इन्होंने अपने इसके फाइंडिंग के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया था। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लीज मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा एंड तक। ओके, तो हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इग्नोर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, डाल्टन बोलते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पर जब रिसर्च किया गया फर्दर आगे डाउन द लाइन, तो देखा गया कि नहीं, उसके फर्दर सब पार्टिकल्स हैं। तो ये जैसे कि ये एक पर्टिकुलर एटम है और ये उसके सब पार्टिकल्स हैं, तो ये जो पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको, ये उनके सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं डिटेल में। जैसा कि हम यहाँ मैंने इसको जूम इन किया फर्दर, तो आप देखें कि जो रेड वाला है ये बेसिकली इसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये ओवरऑल एटम था और इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये आउटर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये जो येलो वाले हैं इनको बोलते हैं प्रोटॉन्स। ओके, और ये थर्ड वन ये होते हैं जो स्काई ब्लू कलर के हैं, इनको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। तो ये मिला के ओवरऑल एटम था, जिसको कि डेल्टन ने बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है। पर आगे रिसर्च करने के बाद पाया गया कि इसके भी फर्दर सब डिविजन्स हैं। जैसे इस केस में हमने कितने डिविजन्स हो गए अगर हम देखते हैं, तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर लेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हो गया प्रोटॉन्स जो कि इसके सेंटर में है। तो अगर एटम के सेंटर में कुछ है तो उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो ये इसके न्यूक्लियस में है, ये प्रोटॉन्स हैं येलो वाले, और ये वाले न्यूट्रॉन्स हैं, ये स्काई ब्लू कलर वाले। ओके, तो यहाँ से हम अगर वैसे भी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमें ये समझ में आ गया कि नहीं भैया, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी हैं, एटम के फर्दर सब डिविजन्स भी हैं, जो कि अगर मैं आपसे कोई पूछेगा कि फर्दर सब डिविजन्स क्या क्या हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ओके। तो अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो पॉइंट है इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोजीशन ऑर्बिट करती है न्यूक्लियस पे एटम के। तो अगर हम देखा जाए तो ये आउटर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है,
यानी बाहरी बाहरी एरिया में रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं दिल्ली में बोलते हैं तो हम बोलते हैं आउटर रिंग रोड, यानी कि दिल्ली को कवर करती हुई जो रोड होती है उसको आउटर रिंग रोड बोलते हैं। ऐसे ही अगर अर्थ का रिवॉल्व कुछ कर रहा है तो सराउंडिंग में जो रिवॉल्व कर रहा है उसको रिवोल्यूशन वाले आइटम्स को बोलते हैं। तो इस केस में एटम के केस में जो आउटर एरिया में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो बाहर के साइड में जाएगा। इसलिए हमने बोला पोजीशन उनकी कहाँ पे, यानी कि उनकी फिजिकल प्लेसिंग कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस के आउटर साइड में एटम के, ठीक है। इनका इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव होता है। अब पॉइंट आएगा भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो मैटर की, जो जिससे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए काम आती है जब वो प्लेस कर देते हैं। जैसे हमने बैटरी देखी होगी, सेल देखे होंगे, तो सेल में प्लस माइनस होते हैं। या दूसरा एग्जांपल बात कर लेते हैं, आपने वो देखा होगा जैसे कि मेटल मैग्नेट देखी होगी, तो मैग्नेट में बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स होती है, राइट। तो इस तरीके से वो फोर्सेस होती हैं जो कि कंबाइन होकर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम आती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आउटर साइड पे हो गई, आउटर सर्कल पे, और उसका चार्ज हो गया निगेटिव। तो कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, निगेटिव, ठीक है। सेकंड है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की पोजीशन क्या होगी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो न्यूक्लियस, और वैसे देखा जाए तो सेंटर में है, तो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोटॉन की पोजीशन क्या हो गई, सेंटर में हो गई, ठीक है। और इसका चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, हम दो इस केस में ये देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हुआ भैया हमारा न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, हाँ जी, उसकी पोजीशन भी तो सेंटर में ही है, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में यानी सेंटर में है। अब उसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं होता। तो अगर देखा जाए, अगर मेरे को हिंट में बोलूँ तो एन से न्यूट्रॉन और एन से नो चार्ज, ठीक है। तो तीन टाइप के चार्जेस हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रिक के केस में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के केस में नो चार्ज। तो यानी एन से न्यूट्रॉन, एन से नो चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उनके उसमें दूसरा पॉइंट था कि आइसोटॉप्स जो थे उन्होंने इग्नोर कर दिए थे अपनी डिस्कवरी के अंदर, यानी कि जो उनका जो उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी उसके अंदर आइसोटॉप्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है भैया आइसोटॉप्स क्या होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। मैंने अगर इसको जानबूझ के बोल्ड और अंडरलाइन में किया है क्योंकि एक हाईलाइट करने के लिए, ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ पाएँ और याद कर पाएँ। तो एक एलिमेंट जो होता है उसको हम, उसके जो एटम्स होते हैं उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मास उनका जो होता है उसका मास डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, राइट। तो हम क्या करें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो केमिस्ट्री के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं सबको एक एक नंबर दिया, यूनिक नंबर आइडेंटिफाई किया हुआ है, सबको एक यूनिक नंबर दिया गया है, ठीक है। तो वो जो यूनिक नंबर है वो उसको डिनोट करता है कि ये एटम कौन सा है, और वो नंबर उसी को असाइंड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास आधार कार्ड नंबर है तो वो मेरा आधार कार्ड नंबर मेरे पास ही है, वो आधार कार्ड नंबर इंडिया में किसी दूसरे के पास नहीं होगा, ठीक है। सेम इफ आई अप्लाई इन द केस ऑफ यूएस मार्केट, तो यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो कि एक इंडिविजुअल को असाइंड होता है, वो किसी दूसरे को नहीं पता होता, तो उससे सारी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नंबर है, नंबर 1, ठीक है, ये याद रखना। और इसके अंदर क्या होता है, मास डिफरेंस होता है, मास नंबर डिफरेंट मास होते हैं, ठीक है। तो इसके केस में डिफरेंट मास होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो देखा जाए तो अब बेसिकली हम कह क्या रहे हैं, हम अगर ज़्यादा टेक्निकल में ना जाते हुए हम कह क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अपने आप में एक एलिमेंट है जिसके 3 वेरिएशंस हैं। वो 3 वेरिएशंस कौन से हैं, पी से प्रोटियम, डी से ड्यूटेरियम और टी से ट्रीटियम, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि एटम के फर्दर 3 डिविजन्स हैं, तो वो कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा था ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, राइट, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बनाया गया तीनों केसेस में। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस निकल के आया आइसोटॉप्स में वो निकल के आया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के 3 वेरिएशंस, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके 3 वेरिएशंस हैं, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उन 3 वेरिएशंस में
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स में क्या था, चार्ज तो था नहीं कुछ, नो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या कम्बिनेशन रिएक्शन से कम्बिनेशन बनता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देखेंगे एक P है एक E है, यानी एक यहाँ पे प्रोटॉन का एक बनाया गया और एक ये इलेक्ट्रॉन बनाया गया, मैंने जो बनाया। आप ये देखेंगे यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रॉन नहीं बनाया। आप बोलेंगे भैया यहाँ तो न्यूट्रॉन तो बनाया ही नहीं है। मैं कहूँगा हाँ जी भैया, न्यूट्रॉन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो जब प्रोटॉन में न्यूट्रॉन, प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एक वो सब एरिया होता है, वो जो सब बाइफर्केशन होता है वो तो प्रोटियम, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जीरो होते हैं, इसलिए लिख दिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जीरो इसमें, ठीक है। इसलिए हम जीरो बनाया, कुछ नहीं बनाया। दूसरा केस, इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने एक n बना दिया, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हुआ है, न्यूट्रॉन का कंपोजिशन एक, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम हो गया, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक हो गया। अब तीसरे केस में न्यूट्रॉन दो हो गए, ठीक है। प्रोटॉन हुआ एक, इलेक्ट्रॉन हुआ एक और न्यूट्रॉन हो गए दो। तो ये हो गया ट्रीटियम, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, दो। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट था जिसके तीन वेरिएशंस थे, जिनका नाम अगर हम बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम था। इनमें जो डिफरेंस निकल के आया वो डिफरेंस निकल के आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, राइट। तो इसके हिसाब से इनके अलग अलग वेरिएंट्स बन गए। तो इस चीज़ को उसने डेल्टन की थ्योरी में कंसिडर नहीं किया गया था, तो इसलिए बोलते हैं कि आइसोटॉप्स वर इग्नोर्ड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स थ्योरी, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये आइसोटॉप्स इग्नोर कर दिए गए, और डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। और डेफिनेटली एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। मोस्टली हाइड्रोजन का एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप इसको प्लेस करके बता सकते हैं। हाइड्रोजन वैसे भी नंबर एक है, तो नंबर एक से आपको याद रख सकते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ही है, बाकी कंपोजिशन प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सेम रहने वाला है यहाँ पे अगर हम देखें तो, ठीक है। तो क्या होगा, 0, 1 और 2 ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर भी कहीं पर कोई पॉइंट लगे तो फील फ्री टू पुट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं आगे फर्दर। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो इसमें आप देखेंगे इस स्लाइड्स में मैंने वही सेम चीज़ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है फर्दर, कि आइसोटॉप्स इग्नोर कर दिए गए थे, और ये उसी का है कि प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन था नहीं तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो। सेम ही एग्जांपल है, जस्ट मैंने एक हाई लेवल प्रेजेंटेशन के लिए सामने रख दिया ताकि हम इसको देख के समझ पाएँ। हाइड्रोजन के तीन सब पार्ट्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, न्यूट्रॉन जीरो, न्यूट्रॉन एक और न्यूट्रॉन दो, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आइसोटॉप्स की बात करी हम लोगों ने। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा टॉपिक आने वाला है इसमें। आगे आता है आइसोबार्स वर इग्नोर्ड। अरे भैया आइसोबार्स ये क्या निकल के आया, बार्स मतलब खाने वाली बार्स होती है क्या? नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो बात हुई है वो हुई है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिफरेंट, मैंने इसको डिफरेंट को हाईलाइट किया, स्पेशली क्यों किया भैया? इसलिए किया है क्योंकि इस केस में एलिमेंट्स जो ना एक एलिमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है। अगर आपने पिछले एग्जाम्पल देखा होगा तो पिछले एग्जाम्पल में एलिमेंट कितना था, एक एलिमेंट था, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में एलिमेंट कितने हैं, एक से ज़्यादा है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट में मैंने डाला दो, एक कैल्शियम और एक आर्गोन, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स हो गए, यानी कि एक से ज़्यादा। जब जैसे ही आइसोबार्स की बात आई, इसका मतलब हो गया एलिमेंट शुड बी मोर देन वन, राइट? यस, तो एलिमेंट एक से ज़्यादा हो गए। अब इनका जो है मास सेम होता है, ठीक है। तो जैसे आप इस केस में देखेंगे कैल्शियम का मास कितना है, 40, हाँ जी 40। ऐसे सेम गोज विद आर्गन, आर्गन का मास कितना है, अरे भैया 40। तो क्या दोनों का मास सेम हुआ? हाँ जी सेम हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इससे हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले देखते ही कि एलिमेंट, दो एलिमेंट्स यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन दोनों का मास सेम है, ठीक है। मास नंबर सेम हो गए यहाँ पे। क्या उनके एटॉमिक नंबर सेम हो गए? एटॉमिक नंबर अभी हमने बात किया था, क्या उनके एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं भैया, इनके से एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, अरे भैया 20, आर्गन का 18। ओ, तो ये तो डिफरेंट हो गया। तो अगर हम इसको बात करें, इस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो हम ये बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट जिनका मास बराबर है
और जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बस इतनी सी बात याद रखनी है हमें। तो इससे हम क्या कहेंगे कि एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के हैं, मास उनका बराबर होगा, जैसे इस केस में मास बराबर रहा, और एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होगा। तो इस केस में एटॉमिक नंबर एक का 20 हो गया है, एक का 18 हो गया है। तो इससे हमें समझ में आया कि ये आइसोबार्स हैं। वो भैया डेल्टन ने जब इसको थ्योरी को चलाया था तो उस टाइम उन्होंने इस पोजीशन को भी इग्नोर कर दिया था, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं ना, उसके बारे में उन्होंने डिटेल पुट इन करी। तो ये एक तरीके से इसकी लिमिटेशंस में आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके बेनिफिट के लिए, ताकि हम लोग इजीली समझ पाएँ और एग्जाम्स में ये पॉइंट आ जाते हैं कितनी बार, तो हमने देखा है कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है, ताकि हम ये देख पाएँ कि इन दोनों के अंदर क्या क्या है डिफरेंसेस हैं, अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्स में जब ऐसे पॉइंट्स आए तो प्लीज़ ट्राई टू पुट दीज इन द पॉइंटर्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे और इजीली टीचर भी मार्क्स के तरीके से दे सकता है। अदरवाइज व्हाट पीपल डू कि बच्चे क्या करते हैं कि वो भैया थ्योरी में वो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। अब वो डिस्क्रिप्शन तो उन्होंने तो ऐसे टाइप बना दिया, पर वो टीचर को समझ नहीं आएगा, वो टीचर नंबर देगा नहीं। तो बेटर है कि पॉइंटर्स बनाइए और उसके हिसाब से उसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, अच्छा इस केस में आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है कि इनको ग्रुप टुगेदर किया है। जैसे कि आप ये देखेंगे ये सेल्स मैंने मर्ज कर दिए और ये सेल्स मर्ज कर दिए, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, एलिमेंट। तो आइसोटॉप्स में कितने, ये आइसोटाइप्स में बाय मिस्टेक हो गया, आइसोटॉप्स रीड कर लीजिएगा इसको। तो आइसोटॉप्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसमें भैया सेम ही एलिमेंट होता है। ठीक है, और आइसोबार्स में कितने होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मोर देन वन। एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स का सेम होता है और आइसोबार्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आइसोटॉप्स में सेम होते हैं और आइसोबार्स में डिफरेंट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में डिफरेंस। इनको दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं कि इनके क्या डिफरेंसेस हैं। ये रियली इंपॉर्टेंट है, ताकि ये आपके पास अगर एग्जाम्स में आ जाता है तो आप इजीली इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और आप इजीली इसको फुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने लिखा है पॉइंट्स में और यहाँ पे लिखा है आइसोटॉप्स और ये आइसोबार्स। तो जिस भी पॉइंट होगा उसके बारे में आइसोटॉप्स हाउ डज इट बिहेव और सेम गोज विद आइसोबार्स। ओके, तो एलिमेंट आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट होता है और आइसोबार्स के केस में डिफरेंट एलिमेंट्स होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं आइसोबार्स के केस में, जैसे हमने डिस्कस किया। एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स क्योंकि एक ही एलिमेंट होता है तो भैया एटॉमिक नंबर तो एक ही होने वाला है ना, सेम ही एटॉमिक नंबर होने वाला है अगर एलिमेंट एक है तो। आइसोबार्स के केस में डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम होने वाला है आइसोटॉप्स के केस में और डिफरेंट होगा आइसोबार्स के केस में। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो सेम और डिफरेंट, ये 4 चीज़ें हम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब में लगभग कांस्टेंट हमारा रेशियो है, तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला है मास नंबर। आइसोटॉप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है और आइसोबार्स का मास नंबर सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम पीछे देख के आए हैं, हाइड्रोजन एक आइसोटॉप का एग्जाम्पल है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया हाइड्रोजन आइसोटॉप का एग्जाम्पल है या आइसोबार का एग्जाम्पल है, तो आप लोग इजीली बता पाएंगे कि ये आइसोटॉप का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके 3 वेरिएशंस भी हैं। ठीक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। ठीक है, आइसोबार्स जो होता है किसका एग्जाम्पल है, हाँ भैया आइसोबार्स का एग्जाम्पल है कार्बन और आर्गन। ठीक है, तो इनको पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा और इसके हिसाब से ये डिफरेंशिएशंस आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट था एलिमेंट्स कॉम्बिनेशंस नॉट ऑलवेज इन होल नंबर रेशियो। तो डेल्टन जो थे उन्होंने बोला था कि एटॉमिक थ्योरी में कि जो भी एटम्स जो होते हैं वो हमेशा कंपाउंड जो बनाते हैं तो होल कॉम्बिनेशंस के रेशियो में बनाते हैं, जैसे कि 1:2, 1:3, 1:4 या 2:5 ऐसे करके। पर जब आगे गए तो आगे पता लगा नहीं भैया ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने लिख दिया तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल वही फाइनल हो गया। डेफिनेटली वो होता है मेजोरिटी ऑफ केसेस में, पर ऐसे कंपाउंड भी पाए गए जो कि कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। जैसे कि अब हम करते हैं ना कि हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ स्ट्रक्चर बनानी होती है, अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इजीली बन जाती है, एक पता होता है भाई ये मिक्स करो और ये मिक्स करो तो बन गया। पर जब हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी होती हैं तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन सेट्स डिफरेंट लगाने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मली हो सकता है पहले कभी मैच भी ना हुए हो। तो सेम अप्लाइज यहाँ पे हुआ है।
तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनके केस में ये वाला फॉर्मूला ना, ये वाली जो उनके पोस्टुलेट्स थे वो फेल हो गया था, होल नंबर वाला, जिसका एक एग्जांपल शुगर भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि होल नंबर में रेशियो को नहीं होता, किस में नहीं होता, शुगर में नहीं होता, तो शुगर में क्या है, C12H22 और O11। तो C से कार्बन, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। तो इनका सेम रेशियो नहीं था, ये कॉम्बिनेशन ब्रेक कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के केस में उनका ये ब्रेक हो गया था, उसका लिमिटेशंस। ओके ओके, ओ ये क्या आ गया। अच्छा, तो लास्ट पॉइंट आ गया एलोट्रॉप्स इग्नोर्ड। ओके, तो भैया एलोट्रॉप्स इग्नोर्ड, तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। उन्होंने डेल्टन ने क्या किया था, जब एलोट्रॉप्स उन्होंने जब थ्योरी लिखी तो उन्होंने एलोट्रॉप्स के बारे में सोचा ही नहीं। अरे सब कुछ थोड़ी आदमी कुछ सोच सकता है, वो बेचारे जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, पर आगे वाले साइंटिस्ट ने देखा कि अरे एलोट्रॉप्स भी कोई चीज़ होती है। पर भैया होती क्या चीज़ है वो। हाँ जी, तो वो क्या होता है कि सेम एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट हुआ जिसकी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक एलिमेंट कितना हुआ, एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और उसका डिफरेंट क्या कॉम्बिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है और उसका केमिकल बिहेवियर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि आगे बढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं, अगर कोई पूछता है एलोट्रॉप्स क्या होता है, एक एलिमेंट, कितने एलिमेंट, एक। ओके, एक एलिमेंट जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल दोनों बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्लीज। ओके, इसका एक एग्जांपल है एलोट्रॉप्स का, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन एक एलिमेंट है जिसके कि 3 वेरिएशंस हैं, हम ये बोलते हैं कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन जो एक एलिमेंट है उसके 3 वेरिएशंस हैं। वो वेरिएशंस क्या क्या हैं, जैसे चारकोल, ग्रेफाइट और डायमंड, आप लोगों ने सुना ही होगा, चारकोल, ग्रेफाइट और डायमंड्स, ये 3 इसके वेरिएशंस है कार्बन के। ठीक है, अब ये जो 3 वेरिएशन वाला फंडा भाई, तो वो डाल्टन तो क्या कर गया कि वो एटम तक तो पड़ गया, एटम और एलिमेंट तक, पर वो फर्दर इन सब चीज़ों पे नहीं जा पाए। तो जो ऐसे जो सिनेरियोज थे ना कि एक एलिमेंट के 3 फर्दर बाइफर्केशंस जिनके अंदर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना और केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होना, वो चीज़ वो इग्नोर कर गए, उनको नहीं, उन लोगों उनसे हो पाया। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट था, इसके बेस पे जो आगे डिस्कवरी हुई उसके बेस पे बताया गया कि भैया ये उसकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि ये कवर नहीं हुआ उस टाइम, क्योंकि इनके बारे में आगे पढ़ा गया ज़्यादा जैसे डिटेल में जाके। तो इसलिए बोला जाता है कि एलोट्रॉप्स वर इग्नोर्ड इन दिस डेल्टन्स थ्योरी। ठीक है, ओके, तो ये सब थी इसकी लिमिटेशंस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मेरे इसको चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा के रखिएगा। मैं इस सीरीज़ में आगे बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कवर करने जा रहा हूँ। मेरे को मोरल बूस्ट अप भी मिलेगा। और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव ए ग्रेट टाइम।